गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपका जो आज का एग्जाम जो इंग्लिश का गया आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे होंगे और कल जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो एग्जाम है उसके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो है ना फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रेडिक्शन करके देता हूं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप अगर इसको वीडियो के स्टार्ट से एंड तक अगर आप देखते हो तो आपको निश्चित रूप से जो है ना जिस प्रकार मैं इंग्लिश का प्रेडिक्शन किया था उस पे इस प्रकार जो है ना आपका फिजिक्स का भी क्वेश्चन जो है ना बहुत सारा जो है आपका टच कर जाएगा और आप भली भांति रूप से उसको सॉल्व करके एग्जाम से अच्छे जो है ना खुशमन से आप वापस आओगे, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि ना फिजिक्स में बहुत सारा जो है ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो उनको भी मैं आपको बता दूंगा और आप आसान तरीके से इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई दे दिया जाए कि कोई वस्तु जो है ना 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई वस्तु है और वो जो उसका वेग जो है ना 2 मीटर प्रति सेकंड से वो गतिमान हो रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप गतिज ऊर्जा उसका निकालोगे तो इस सभी जो है ना गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है K = ½ mv², ठीक है ना। तो उस टाइप के फॉर्मूला का भी यूज करने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप जो है ना उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग जो है ना फिजिक्स के सीधे क्वेश्चन की ओर और आपको मैं लेकर आता हूं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना आपका, वेग का मात्रक क्या है। तो आप ध्यान रखना ना कि वेग का मात्रक क्या है। तो वेग का मात्रक आपका क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड वेग का मात्रक होगा। अगर आपको यहीं पर दे दिया जाए वेग का ना देकर के, मैं एक्स्ट्रा भी बता देता हूं कि वेग का ना देकर त्वरण का ऐसा मात्रक दे दिया जाए तो त्वरण का देगा तो आप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगा देना, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको दिया जाए कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मंदन, ठीक है ना। आपको मैं ऐसे बता देता हूं थोड़ा सा। ये जो आपका होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन को जो है आपको क्या बोला जाता है, मंदन, ठीक है ना, एक्सीलरेशन। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोणीय वेग समय के साथ बदलता है, अब जैसे किसी पिंड का जो कोणीय वेग जो होता है ना वो आपका अगर बदल जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आप ऑप्शन देखोगे तो जब कोणीय वेग किसी पिंड का कोणीय वेग समय के साथ बदलता है तो उसका जो आपका आंसर ये हो जाएगा आपका, इसको ध्यान रख लेना आप, क्या हो जाएगा कि उसमें इस ऑप्शन को आप टिक लगाना कि एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब जब कोणीय वेग समय के साथ चेंज हो जाएगा तो उसमें जो है ना कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। कोणीय संवेग चेंज होगा तो समझ लेना कि आप कोणीय त्वरण उसमें उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रक्षेप्य द्वारा अनुसरण किए गए पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य, ठीक है ना। तो प्रक्षेप्य द्वारा अनुसरण किए गए पथ को जो उसका रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रैक्टर कहते हैं कि खजाना कहते हैं कि प्रक्षेपवक्र या क्षेत्र कहते हैं। तो आप अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप क्या करना, प्रक्षेप्य वर्ग, तो प्रक्षेप्य ट्रिक याद रखना, प्रक्षेप्य वर्ग में आपका प्रक्षेप वक्र जो है ना ये इस टाइप का जो है एक रास्ता जो बनेगा वो उस पथ को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप वक्र, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलती बस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप बहुत नई क्लास में पढ़े होंगे ना, तो फिर आप देख लेना। चलती बस में यात्री बस के रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है तो ये किस नियम के अकॉर्डिंग होता है ना। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था न्यूटन की गति के 3 लॉ होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो न्यूटन की गति के क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ होता है। तो 3 नियम होता है। तो क्या होता है, जब चलती बस में यात्री, देखना कि जब आप गाड़ी में बैठे रहते हो ना तो जब गाड़ी बस जो है ना रुकती है तो आदमी झुक जाता है। ट्रेन में भी आप देखोगे कि ट्रेन में भी क्या करते हैं, जैसे किसी स्टेशन में ट्रेन आकर रुकती है तो रुकने के समय क्या हो जाता है कि लोग जो है ना आगे की ओर झुक जाते हैं, बहुत लोग जो है ना उसमें गिरते गिरते बच जाते हैं, ठीक है ना। तो आखिर ये सभी लोग हम लोग जानते हैं कि सारे चीज में साइंस छिपा हुआ है, तो फिर वो क्या है, किस लिए होता है, तो ये आपको मिलेगा न्यूटन के गति के पहले नियम से, फर्स्ट लॉ से। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है ना कि मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर करा देता हूं कि क्या होता है न्यूटन की गति का पहला नियम, कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था या गति की अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। मतलब अगर आप बैठे हो तो बैठे रहना चाहोगे, ठीक है ना। अगर कोई गतिमान वस्तु है तो वो गतिमान रहना चाहिए, ठीक है ना। तो
जब तक कि उसको कोई बाहर से कोई फोर्स ना डाले, बल ना लगाए। तो ये होता है आपका न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन की गति के पहला नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? जड़त्व की, ठीक है ना, मैं ये भी आपको बता देता हूं। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या होता है? आपको बल की परिभाषा मिलती है। और बंदूक से जितना तेजी से गोली आगे निकलती है उतना तेजी से पीछे की ओर झटका देती है, ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम से होता है। मतलब विपरीत प्रतिक्रिया के प्रति और समान प्रतिक्रिया होती है, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो हम लोग चलते हैं 5 नंबर। 10 केजी 10 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गमन कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप आराम से बना सकते हो कि देख लेना। 10 केजी ये m हो गया आपका, m इज इक्वल टू 10 केजी आ गया, ठीक है ना, मास हो गया किसी पिंड का, वस्तु का, और ये 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गमन कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? v हो गया, v वेलोसिटी उसका हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है? इसकी गतिज ऊर्जा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तो आपको गतिज ऊर्जा बताया जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ke इज इक्वल टू हाफ mv²। ke कैनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब इसी फॉर्मूला में आप इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 m के जगह में 10 लिख देंगे, तो 10 गुना इसके बाद फिर आपका हो जाएगा v कितना है? 5 × 5, 2 × 2, 2 × 5 10, 5 गुना 5 गुना 25 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 125 जो है आपका आ जाएगा इसमें एनर्जी, क्या होगा? जूल होगा। तो आप देखना कि इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 125 जूल। तो जहां पर भी आपको ऑप्शन में ये वाला मिलेगा आप इसमें टिक कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, यहाँ पे छूटा हुआ है कार्य, ठीक है ना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर, आरोपित बल पर, वस्तु का प्रारंभिक वेग पर, ठीक है ना। जो किसी वस्तु पर जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो क्या होगा? विस्थापन पर। विस्थापन मतलब एक जगह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो उस पर तो निर्भर करता ही है। उस पर जब हम लोग बल आरोपित करते हैं, ठीक है ना, जितना बल हम लोग उसमें प्रेस करेंगे उससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, बट उसका वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो वस्तु अगर स्थिर है उस पर उसका जो है ना कोई उस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 7 नंबर। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है, मतलब बल और विस्थापन, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जब आप इसका जो ग्राफ खींचोगे ना, तो ग्राफ खींचने के अंतर्गत जो ना कौन सा क्षेत्र वो निरूपित करता है? तो बल और विस्थापन ये गति को नहीं करता है, त्वरण को भी नहीं करता है। त्वरण क्या होता है? समय के साथ वेग में जो चेंज होता है उसको कहते हैं त्वरण, ठीक है ना। गति भी नहीं होगा, त्वरण भी नहीं होगा, और वेग और गति तो लगभग सेम है, चाल, ठीक है ना, इसमें भी नहीं होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। मतलब बल और विस्थापन का जब भी आप ध्यान रखना कि बल और विस्थापन पर जब ग्राफ खींचेंगे तो वह ग्राफ का जो आएगा वो किसको निरूपित करेगा? किए गए कार्य पर। मतलब कहने करते हैं कि आपने जितना बल लगाया उस पर उतना कार्य हुआ, ठीक है ना। अगर सब मिल करके 10 आदमी मिल करके किसी चीज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बहुत भारी है तो उठाया जा सकता है 10 आदमी मिल करके। अगर वो हल्का चीज है, अगर एक आदमी उठा सकता है, तो वो आपका किए गए कार्य पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चलते हम लोग 8 नंबर। किस भौतिक राशि का मात्रक वही है जो बल के आवेग का है, ठीक है ना। इन चारों में से ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो कि इनमें से आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो कि आप किस किस के बारे में जानते हो, उसको आप फाइंड आउट कर लो। इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको आप टिक कर दो, ठीक है ना। तो किस भौतिक राशि का मात्रक वही है जो बल के आवेग का है? तो किसका हो जाएगा? संवेग का, क्योंकि मैं भी आपको याद करवा दिया ना। ऊर्जा का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। इससे कुछ मैं बताया हूं कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो जो क्वेश्चन मैं लिखा हूं, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, इससे एक्स्ट्रा बात मैं करता हूं, ठीक है ना, उसको भी आप याद रख लोगे ना, सुन लोगे ध्यान से, तो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। और यही रूल होता है पढ़ने का यही रूल है कि आपको जो क्वेश्चन मिल जाता है वही क्वेश्चन आप करेक्ट करके चले जाते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपका एक पथ प्रदर्शक होता है, ठीक है ना, कि आप उसको मैं आपको
चलने की राह बता रहा हूँ, आपको चलना तो है ही, ठीक है ना। तो उसी में आपको कुछ बातें ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपको इसी का उदाहरण दे दिया कि 8 नंबर में आपको क्या बता दिया, ये किस भौतिक राशि का बल के आवेग का है, तो संवेग हो गया, ठीक है ना। ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन ना पूछ के ऊर्जा के बारे में पूछ दिया जाएगा तो आप ये लगा देना, ठीक है ना। तो इस तरह से बातों को ध्यान से करने से आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ना, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। ये आप बहुत ही भलीभांति तरीके से आप जानते होंगे ना कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलरेशन इज नोन एज, एसिलरेशन क्या होता है, त्वरण, ठीक है ना। इसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन एज एसिलरेशन। तो क्या होता है ना, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है ना, त्वरण कहलाता है। दीज आर डिनोटेड बाय ए। इसको क्या सूचित करते हैं, ए से, ए में जो है ना एसिलरेशन होता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है। हो सके आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है ना। क्या दे दिया जाएगा, हाफ mv², ठीक है। इसके बाद दे देगा हाफ gt², इसके बाद s = ut प्लस कुछ भी दे सकता है। इसके बाद आपका दे दिया जाए mgh, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा ना, mgh हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, mgh। Pe = mgh, पोटेंशियल एनर्जी = mgh। तो अगर आपको स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बोले, सूत्र बोले, तो आपको mgh लगा देना है। और अगर गतिज ऊर्जा का बोलेगा तो आपको क्या लिखना है, गतिज ऊर्जा का मैं पहले भी करवाया था। नेक्स्ट पिछले नंबर में आप देख सकते हो क्या लिखा था, Ke = हाफ mv²। ये आपका गतिज ऊर्जा का है, ठीक है ना। ये आपका गतिज ऊर्जा का और ये आपका किसका है, स्थितिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि गेज दाब मापने के लिए किसका उपयोग होता है। आप इसको एक बार भी पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। गेज दाब मापने के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हूँ क्योंकि आपको बिना ऑप्शन का तैयारी रहेगा ना तो आप आराम से कर सकते हो। तो गेज दाब मापने के लिए दाबांतर मापी, ठीक है ना, दाबांतर मापी नामक यंत्र होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, दाबांतर मापी, ठीक है, गेज मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को किस नियम से जाना जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है ना, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम से भी क्या है, दोनों सिमिलर होता है, दोनों का एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप जानते हो कि ऊर्जा का ना तो नष्ट हो, निर्माण किया जा सकता है, ना विनाश किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा सदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदिश राशि और अदिश राशि, जिसका दिशा और परिमाण निश्चित होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसका दिशा और परिमाण निश्चित नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशंस के तौर पर कुछ पूछेगा तो आप इस तरह जवाब देना। तो कौन सा सदिश राशि है, समय अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, बट विस्थापन, चाल भी अदिश है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में आपको चाल भी मिलेगा तो उसको मत लगाना। विस्थापन जो है ना, डिस्प्लेसमेंट, आप अपने जगह से दूसरे स्थान पे चले गए ना तो उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन। तो क्या हो जाता है, विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या कौन राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि कौन होता है, विस्थापन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में क्या संबंध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में तो इसमें हो जाएगा v = m लैम्डा, ठीक है, v = r ओमेगा होता है, v = r ओमेगा। ये आपका जो होता है संबंध है, रेखीय वेग और कोणीय वेग, ठीक है, v = r ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग में क्या क्या शामिल होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग में जो है ना आपका क्या हो जाएगा, केवल शीर्ष, केवल गर्त, शीर्ष एवं गर्त दोनों, नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे ना कि ध्यान रख लेना इसमें कि अनुप्रस्थ तरंग, नो हाँ, अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ना, आप में शीर्ष और गर्त, ये हो गया आपका शीर्ष और ये हो गया आपका गर्त, ठीक है ना। तो इसमें दोनों शामिल होता है, दोनों शामिल होता है, ठीक है ना, शीर्ष और गर्त दोनों शामिल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। जब वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है ना तो उसमें उसका जो ढलान दिखता है वो क्या सूचित करता है, क्या दर्शाता है, तो आपका क्या हो जाता है, वो त्वरण दर्शाता है, ठीक है ना, त्वरण। 18 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, उष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम से किसकी संकल्पना प्रदान की गई है, ठीक है ना। जो उष्मा गतिकी का जो है ना वो पहला नियम, दूसरा नियम होता है, तो शून्य कोटि के जो नियम से है
वो किसकी संकल्पना प्रदान की गई है? तो आप याद रखना, ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग, 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? 1 माइक्रो, माइक्रोमीटर आप सुने होंगे, तो 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? तो वो आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है ना, ये इतना होता है 10 टू द पावर -6 मीटर, 10 पे पावर -6, 1 माइक्रो बराबर 10 पे पावर -6 मीटर होता है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लोग, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण, न्यूटन की गति के पहले नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है, ठीक है ना, दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, आप ध्यान रख लेना। तो जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होगा केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है 21 नंबर, द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करता है? द्रव चालित ब्रेक, अगर हम लोग किसी लिक्विड से किसी चीज पे ब्रेक करते हैं, उसको ब्रेक लगाते हैं ना, तो वो किस पर निर्भर करता है? वो पास्कल के नियम पर निर्भर करता है, पास्कल। अब पास्कल किसका है? दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ये भी आप याद रखना कि दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। तो द्रव चालित ब्रेक पर पास्कल नियम जो है ना लागू होता है। किसी वस्तु की, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 300% वृद्धि हो जाए, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा में 300% वृद्धि हो जाएगा, तो उस वस्तु के रेखीय संवेग में कितना वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 300 वृद्धि हो जाएगी, मतलब इतना 300% वृद्धि हो जाए, तो जितना परसेंट भी वृद्धि हो जाएगा ना, तो उसके जो रेखीय संवेग में हमेशा जो है ना 100% मतलब कहने का 100% जो है ना उसमें वृद्धि होती है। तो ये आपका जो है ना 100% इसमें वृद्धि होगा, ठीक है ना, 100%। अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने इसको थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो उसमें जो है ना आपका ये कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप 100% में टिक लगा देना। 23 नंबर है, सुदृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है ना। तो आप, मैं इसको ये आपको नोटिफाई करवा देता हूं ना कि सुदृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र जो है ना ml इनवर्स t - 2 होता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रख लेना, ml - 1 फिर t - 2 होता है, ml - 1 t - 2 है, ठीक है ना, ml इनवर्स t - 2 का बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना मैं करवा दिया हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ ना कि इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कल के लिए जो है ना ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो कि फिजिक्स के नाम से डर रहे हैं, उनकी हालत खराब है, अपने किसी रिलेटिव हो किसी को आप ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी जो है ना इसका लाभ मिल सके और वो भी आपका नाम ले, ठीक है ना। और कि मेरे दोस्त ने मुझे ये बता दिया, ये क्वेश्चन सब आया था, मैं तो बना लिया और मैं पास मार्क्स या कुछ अच्छे मार्क्स में पास कर गया, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो है ना एग्जाम से संबंधित कोई भी जो इंपॉर्टेंस नोटिफिकेशन होगा या इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होगा, ये सारी चीज में आपको सबसे पहले जो है ना उपलब्ध करा दूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है ना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको अपलोड करके दे दूंगा। थैंक यू।